बहुत सारे बोलते हैं सर बच्चे जो मेरा टाइम टेबल बना दीजिए, मेरा रूटीन बना दीजिए, हमको कितना घंटा पढ़ें, कैसे पढ़ें, हमको समझ में नहीं आता है। तो देखो टाइम टेबल है ना, कभी भी ऐसा नहीं बनाया जाता है, ठीक है, कि सुबह एकदम तड़के 6 बजे उठ गए, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मैथ पढ़ा, 7 बजे से 8 बजे वोकेबलरी पढ़ा, 8 से 9 इतना पढ़ा। मतलब एक लड़की आएगी, सर नहीं आप तो मेरा 16 घंटे का शेड्यूल बना दो, मैं तो 16 घंटे पढ़ने को तैयार हूँ। मैंने कहा बीच में ब्रेक नहीं सर, मैं तो ब्रेक नहीं ले सकती, पॉसिबल ही नहीं है सर, मुझे तो किसी भी हाल में 6 घंटे में जो है 6 महीने के अंदर में सरकारी नौकरी लेनी है। दोस्त ये फेक मोटिवेशन होता है, ऑनेस्टली बताऊँ ये फेक मोटिवेशन है और कुछ नहीं है कि तुम यहाँ पर 16-16 घंटे एक दिन में पढ़ सकते हो, वो भी बिना ब्रेक लिए। 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन ऐसी कमर अकड़ेगी, ऐसा बॉडी खराब होगा कि उसके बाद में मेरे भाई पढ़ने की लत ही छूट जाएगी। मैं कभी नहीं कहता कि 16 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा, कभी भी ऐसी बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि तुम 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। ठीक है, वो पढ़ना भी किस काम का पढ़ना यार कि 16 घंटे पढ़े, 17वें घंटे कुछ याद ही नहीं है, वो पढ़ना किसी काम का नहीं होता है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं बस कोशिश आप ये करिए कि आपके टाइम टेबल में इस तरीके से चीज़ें मैंशनड हो कि कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए, आकाश पलट जाए, कुछ भी हो जाए, डेली आप 1 आवर वोकेबलरी को दे रहे हैं, इतना आपका मेरे भाई फिक्स होना चाहिए। और उसके अलावा शुरू से ही आपका फोकस आपके करंट अफेयर पर हो कि हम डेली जो है 30 मिनट तो करंट अफेयर को देंगे ही देंगे। अब बोलोगे सर आप अपने मैथ्स के बारे में नहीं बता रहे, वो करंट अफेयर कह रहे हो। मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि पहले मैं एक एस्पिरेंट रहा हूँ, उसके बाद मैं एक एजुकेटर बना हूँ। तो अंदर से जो भी बात आएगी ना वो पहले सिलेक्शन के लिए आएगी, कोर्स के लिए बाद में आएगी, ये बात मेरे ध्यान रखना। ठीक है, मेरी बातों में कभी नहीं झलकेगा कि मेरा कोर्स ले लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं कभी भी ना मैंने इंसिस्ट किया ना मैं कभी कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पहले सिलेक्शन लेना। ठीक है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करना, अपने सपने पूरे करना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बोल रहा हूँ कि ये दोनों को मैंने क्यों कहा कि डेली पढ़ना है, क्योंकि ये एक दिन का पार्ट नहीं है। हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि आज हम बैठेंगे और हम 200-300 वर्ड जो है अगले 3 दिनों के अंदर में याद कर लेंगे। मेरे भाई 3 दिन में मैथ्स के 300 क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं, लेकिन 3 दिन में वोकेबलरी के 300 वर्ड याद नहीं हो सकते, स्पेशली अगर आपको नए वर्ड याद करने पड़ जाए तो। और अगर याद हो भी गए, एक हफ्ते बाद भूल जाओगे। तो ये पार्ट जो होता है ना, ये डेली पढ़ना होता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ताकि मेरे भाई धीरे 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 आपकी वर्ड पावर बढ़ते जाए, चीज़ें बढ़ती जाएं, और उसके बाद में आप इनको कॉन्टिन्यूस रिविजन के माध्यम से इनको याद कर पाओ। ये जो करंट अफेयर होता है, ये जीएस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का एक रास्ता होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा अपने सिलेबस में, अपने टाइम टेबल में इन दो को परमानेंट जगह देना, इनको रिप्लेस किसी के साथ में मत करना। उसके बाद में आपके जो 4 सब्जेक्ट आते हैं, उन 4 सब्जेक्ट में कोशिश करना कि एटलीस्ट कम से कम 3 सब्जेक्ट तो डेली पढ़ो। जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, ये 3 सब्जेक्ट को पिक कर लिया। जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस आगे बढ़ता चला गया, उसके बाद में मेरे भाई जो है तुम थोड़ा सा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद में अपनी जीएस की भी तैयारी को आरंभ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी शुरू में कम से कम एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट लेके चलना। कई बच्चे क्या करते हैं, यार अभी मेरे से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, अभी हम मैथ की कोचिंग शुरू कर लेते हैं, इंग्लिश की कर लेते हैं, रीजनिंग की कर ही लेते हैं, चलो या रीजनिंग छोड़ देते हैं, 2 सब्जेक्ट ले लेंगे, बाद में कर लेंगे। वो बात कभी नहीं आता, और जब मैथ्स छोड़ के फिर बाकी की तैयारी शुरू करोगे ना, तो तुम्हारा मैथ्स गायब हो जाएगा। ठीक है, कई ऐसे बच्चे होते हैं कि एक हफ्ते खाली मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिर मैथ्स रख के फिर एक हफ्ते इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फिर इंग्लिश रख के फिर एक हफ्ते जो है रीजनिंग पढ़ रहे हैं। उसमें क्या होगा कि जब 21वें दिन पे तुम रीजनिंग पर आओगे ना, तो तुम्हारा मैथ्स गुल हो गया, खत्म हो गया, गायब हो गया, फिर उसको जाके फिर दोबारा मेहनत करनी है। तो गलत स्ट्रेटजी से सिलेक्शन नहीं होगा, सही रणनीति होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, हर किसी में आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो टाइम देना होगा। डेली के शेड्यूल में आपका इतना होना चाहिए। अब इसमें अगर हम बात करें तो देखो, इंग्लिश में क्या होता है कि एक लिमिटेड एफर्ट लगते हैं, कुछ लिमिटेड आपका सिलेबस है, अथा नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। तो अथा नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ी चीज़ें सीखेंगे, और आपका ये याद हो सकता है, और आप इसमें पूरे नंबर लेकर आ सकते हो। मैंने इंग्लिश में अगर मेरे से पूछोगे तो देखो, रीजनिंग कैसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग में 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आपने मेहनत की, सिलेबस आपका पूरा हुआ, टीचर से आपने किसी से क्लास अटेंड की, आपने जो है मॉक टेस्ट लगाए सेक्शनल, और आपका रीजनिंग कंप्लीट। उसके बाद आपको अपने तैयारी में रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी बच्चे से आप पढ़ेंगे तो मतलब मिलेंगे तो कभी उससे पूछेंगे तो वो ये नहीं बताएगा कि हम 1.5 साल से रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, हम 1.5 साल से रीजनिंग का क्वेश्चन लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं।
6 महीने डेडिकेशन के साथ पढ़ो, एक अच्छे टीचर को पकड़ो, पूरा कंप्लीट करो, अच्छी किताब पकड़ो, पूरे क्वेश्चन लगाओ, तुम्हारा रीजनिंग खत्म है। इंग्लिश का भी कुछ हाल ऐसा है, 6 से 8 महीने आपको इसमें देना होता है, ग्रामर वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा डेली डेली पढ़ने से आपकी रीडिंग हैबिट बेहतर होते हैं और आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट बेहतर होता है, तो क्लोज टेस्ट और पैसेज में आप स्कोर कर पाते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा है मैथ जिसमें कितनी भी मेहनत कर लो हर बार लगता है कि कम ही है, क्योंकि इसमें आए दिन आप नया सीखते हैं, आए दिन नए सवाल होते हैं, इनके कभी कैटेगरी फिक्स नहीं होता, इसका सिलेबस कभी लिमिटेड नहीं होता, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है। रीज़न यहाँ पर यह भी होता है कि आपको लगता है कि आपका सिलेबस पूरा है, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट में जाते हैं तो आपका मॉक टेस्ट ही मैथ में अकेला 30 से 35 मिनट लेके जाता है, और मैथ्स में आप जितना अपने समय को कम करेंगे ना, तो बाकी सब्जेक्ट को आप उतना ज़्यादा समय दे पाएंगे, और बाकियों को जितना ज़्यादा समय दे पाएंगे तो आप सिलेक्शन में उतना ही करीब हो पाएंगे। 1 घंटे का आपका प्री का पेपर होता है जिसमें 4 सब्जेक्ट को आपको समय देना होता है, आधे घंटे में लोग इसे ख़त्म करते हैं और आधे घंटे में बाकी 3 टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो सोचो अगर 30 मिनट के अंदर में मैं आपको 3 टॉपिक ख़त्म करने को कहूँ और 30 मिनट में एक अकेला टॉपिक को ख़त्म करने को कहूँ, तो ये बाकी टॉपिक आप दिल से बनाएंगे, पढ़कर बनाएंगे, समझ के बनाएंगे, जल्दीबाजी में उत्तर देंगे। जाहिर सी बात है जल्दीबाजी होगी, और इसमें जल्दीबाजी करोगे तो इसमें गलतियां होंगी, गलतियां होंगी तो इसमें स्कोर कटेगा, और इनमें स्कोर कटने का रीज़न कौन बन गया? तो मैथ्स बन गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपने यहाँ दे दिया। तो इसीलिए कोशिश किया करिए कि मैथ्स में काफ़ी कम समय लगे। ठीक है, हमने मैथ्स का जो CHSL का पेपर था 9 मिनट में निपटाया था, और 51 मिनट बाकी पेपर को दिए थे, इसीलिए 50-50-50 आ पाया। ठीक है, और मैथ्स में 9 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट पेपर कैसे खत्म होगा? जब प्रैक्टिस उस लेवल की होगी, जब उस तरीके से हमारे पास स्मार्ट अप्रोच होंगे, जब हमारे कंसेप्ट होंगे। ठीक है,